कि वो कृपा करके इसका संचालन करे, प्रोसीडिंग्स करे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद संदेशा जी। प्रिय प्रतिभागियों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी, रेक्टर जेएनयू के, और जो डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन जी, चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कॉन्फ्रेंस के, उनसे कार्यशाला का एक परिचय दे। गंगा साहेब मीना जी, आप। धन्यवाद डॉक्टर सोनू सैनी और डॉक्टर संदेशा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आदरणीय रेक्टर महोदय प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी, आदरणीय डीन भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, आज के कार्यक्रम के सम्मानित वक्ता न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर गब्रिएला, और मॉरिशस से मेरे साथी डॉक्टर विनय गुदारी, मेरे ऊर्जावान संयोजक साथी डॉक्टर सोनू सैनी और डॉक्टर संदेशा रायपा, भारतीय भाषा केंद्र व जेएनयू के अन्य विभागों के सम्मानित साथी शिक्षकगण और देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए सक्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मौजूदा आपदा के दौर में दुनिया भर में लोग अपने अपने घरों में बंद होने को विवश हैं। कुछ जब ये आपदा शुरू हुई, कुछ दिन लोग अपने घरों में बंद रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसका विकल्प खोजना शुरू किया। जो उनके काम रुके हुए थे, उन कामों को जारी रखने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजे। और कहते भी हैं कि जिंदगी अपना रास्ता तलाश लेती है। ये रास्ते तलाशने की दिशा में ही एक कोशिश है। कक्षाएं ऑनलाइन होने लगी, मूल्यांकन के भी ऑनलाइन तरीके निकाले गए। पिछले 4-5 महीनों से आपने देखा होगा कि दुनिया भर के शिक्षक खुद को ऑनलाइन अध्यापन के लिए तैयार कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। आप में से कुछ लोग जरूर बीटॉम के बारे में जानते होंगे। बीटॉम एक वर्कशॉप्स की श्रृंखला है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शुरू की जब लॉकडाउन हुआ। उसके ठीक बाद में जवाहरलाल नेहरू जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए सर। सर आप थोड़ा अपना माइक को थोड़ा अपने मुंह के पास ला देंगे, सॉरी वो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। हाँ जी, थोड़ा नजदीक लाइएगा सर, थैंक यू। आप लोग बीटॉम के बारे में जरूर जानते होंगे। बीटॉम जेएनयू द्वारा शुरू की गई एक वर्कशॉप की श्रृंखला है जो लॉकडाउन के ठीक बाद में शुरू हुई और जिसमें सबसे पहले जेएनयू के अध्यापकों को जोड़ा गया और उनको ऑनलाइन शिक्षण की तकनीकें सिखाने के लिए कि कैसे हम बेहतर ढंग से ऑनलाइन शिक्षण करें इस लॉकडाउन में, वो सिखाने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई जो जबरदस्त रूप से सफल रही। फिर दूसरी वर्कशॉप की गई, जब पहली बहुत सफल रही तो दूसरी वर्कशॉप में ये कोशिश की गई कि बाहर के शिक्षकों को भी उसमें जोड़ा जाए, दूसरे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को जोड़ा जाए और वो भी जबरदस्त रूप से सफल रही। फिर तीसरी और चौथी वर्कशॉप हुई। चारों कार्यशालाएं धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो गई। हर कार्यशाला में 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उनमें से 2 कार्यशालाओं में हिस्सा लेने का मुझे भी अवसर मिला। ये जो आज हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं इसकी प्रेरणा वहीं से मिली। बीटॉम की कार्यशालाएं अंग्रेजी माध्यम में थी। मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने अपने साथियों के साथ डिस्कस किया कि क्या इस कार्यशाला को हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इस तरह की कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि बीटॉम के आयोजकों में हमारे 2 दोस्त शामिल थे जो आपके साथ आज जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सोनू सैनी और डॉक्टर संदेशा रायपा। मैंने दोनों के सामने प्रस्ताव रखा और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो दोनों भी इस दिशा में सोच रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में इस तरह की कार्यशाला हम आयोजित करें। फिर क्या था, हम लोग आपस में जुड़ गए और हमने अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास शुरू किया और आज आपके सामने हाजिर है। लेकिन इसकी आधिकारिक अनुमति की हमको जरूरत थी, तो मैंने जैसे अपने चेयरपर्सन प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह से बात की, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। डीन साहब से बात की, रेक्टर साहब से बात की, सब बहुत खुश हुए और वो आज हमारे साथ हैं और उन्होंने इसके लिए हमको हमारे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए हम तमाम प्रतिभागियों की तरफ से और अपनी तरफ से उनका धन्यवाद अदा करते हैं।
मित्रों, इस कार्यशाला में देश विदेश से 1135 लोगों ने नामांकन किया है और हमने लगभग एक सप्ताह के लिए रजिस्ट्रेशन खोला था। हमारे पास कोई ऐसा डेटा बेस भी नहीं था कि हम लोगों को भेज सके। हमने फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से प्रयास किया, लोगों तक बात पहुंचे और 1135 लोग इससे जुड़े। इनमें से 61% पुरुष हैं और 38.9% महिलाएं हैं। ये 1135 लोग 20 से ज्यादा अनुशासनों से, अलग अलग डिसिप्लिन से संबंध रखते हैं। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों, गांव, कस्बे, शहर, वहां से तो प्रतिभागी जुड़े ही हुए हैं। यूरोप और दूसरे महाद्वीपों से भी हमारे साथ में प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। ये कार्यशाला मुख्य तौर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए और शोधार्थी के लिए है। इसमें सैकड़ों विद्यार्थी और अन्य पेशों के लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसा आपने शुरू में देखा कि अलग अलग पेशों के लोग हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह कार्यशाला आपको ऑनलाइन शिक्षण व मूल्यांकन की नई तकनीकों से परिचित कराने में सफल रहेगी। कई लोग ऑनलाइन शिक्षण को यह कहकर उसकी आलोचना करते हैं कि इससे पारंपरिक क्लासरूम खत्म हो जाएगा। मित्रों, एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षण पारंपरिक क्लासरूम का विकल्प नहीं, उसका विस्तार है, उसका एक्सटेंशन है, उसकी नई प्रविधि है। ये शिक्षा को डेमोक्रेटिक करती है। निश्चित तौर पर आज हमारे सामने कुछ जगहों पर, दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की दिक्कत है, जिसकी वजह से कुछ विद्यार्थी, कुछ साथी हमारे नहीं जुड़ पा रहे होंगे चाह करके भी। लेकिन धीरे धीरे सब जगह पर इंटरनेट मुझे उम्मीद है कि पहुंचेगा और हम शिक्षा को ज़्यादा डेमोक्रेटिक कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और क्लासरूम के एक विस्तार के तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन को देखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब खुल जाएंगे, तब हम एक नई प्रविधि के तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन का प्रयोग करेंगे अपनी क्लास को जोड़ने के लिए, अपने शिक्षण को निखारने के लिए। कार्यक्रम में आपकी सक्रियता बनाए रखने के लिए, आपकी सक्रिय सहभागिता बनाए रखने के लिए हमने कई गतिविधियां भी रखी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको पसंद आएंगी। इन गतिविधियों में आप जरूर हिस्सा लें। ये आपकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करती है। हर प्रस्तुति के बाद सवाल जवाब का समय रखा गया, जिसमें आप अपनी जिज्ञासाएं शेयर कर सकते हैं। आप अपने सवाल चैट बॉक्स के माध्यम से साझा करें और हमारे साथी कोशिश करेंगे कि आपको जोड़े, आपको अनम्यूट करें और आप सीधे सवाल पूछ सके। लेकिन पहले आपको चैट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ना होगा। तमाम गतिविधियों के लिए लिंक YouTube के माध्यम से भी शेयर किए जाएंगे। जो साथी YouTube पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो निराश ना हो, चिंतित ना हो कि वो कैसे जुड़ेंगे। उनके सवाल भी हम लेंगे, वहां पर भी तमाम लिंक शेयर किए जाएंगे और वो हमारे साथ जुड़ सकेंगे। यकीन मानिए, आज का दिन आपके लिए यादगार बनने वाला है। आप सबका हृदय से स्वागत। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गंगासाई मीना जी। अब मैं जो हमारे रेक्टर हैं प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ अध्यक्ष वक्तव्य के लिए। प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह। आदरणीय प्रोफेसर सैयद अनुल हाशिम, डीन भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान JNU, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, अध्यक्ष भारतीय भाषा केंद्र, प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह, डॉक्टर गंगा सहाय मीना, डॉक्टर सोनू सैनी, डॉक्टर संदेशा रायता. Also, our two esteemed colleagues from abroad, Professor Gabriela Nick and Dr. Binay Gudari. On behalf of JNU, first of all, I would like to thank you all for organizing this much needed webinar. इसकी ज़रूरत आज के समय में बहुत ज़्यादा है और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस वेबिनार में 1000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है थ्रू रजिस्ट्रेशन और अभी भी सैकड़ों के संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। जब हम ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे अभी मीना जी ने बताया कि इसकी उपयोगिता क्या है और ये रिलेवेंट क्यों है। आज की जो स्थिति है कोविड पैंडेमिक की वजह से, इसने एक सबके लिए अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को
शिक्षा के क्षेत्र में किन चीज़ों की सहायता से शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाएं, उसको आगे बढ़ाएं और समय बाधक न हो। इस दिशा में जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। आपके टाइटल में है टेक्निक एंड सिक्योरिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम देखेंगे शिक्षा में एक तो लिखने की बात आती है और दूसरा पढ़ने पढ़ाने की बात आती है, और तीसरा जो है आपका कैसे ज्ञान को संचय किया जाए, ये भी एक उसका एक्सपेक्ट है। तो इन सब चीज़ों को लेके कैसे विकास हुआ, यदि हम अपने ही जीवन को देखें 30-40 साल पहले, तो प्राइमरी स्कूलों में पटरी हुआ करती थी जिसमें कि कालिख लगा के बच्चे चौक से लिखा करते थे, और वही पढ़ाई का माध्यम होता था, लिखने का माध्यम होता था स्कूल में। थोड़ा और बड़ा होने पे इंक और एक कलम होती थी, वो भी लकड़ी की होती थी, उससे लिखना पड़ता था। थोड़े दिन बाद और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पेन सबको मिलता था, और पेन के साथ साथ उसमें भी कई तरह की इंक होती थी। फिर उसके आगे और बढ़ेंगे तो आपको कलर्ड मार्कर्स मिलने लगे थे। उसके और आगे बढ़ेंगे तो अभी आप देखेंगे कि पेन के जगह पे आजकल डिजिटल पेन चल रहा है, डिजिटल पेन और पेंसिल चल रहा है। तो ये समय के साथ विकास हुआ है, और आज की स्थिति ही ऐसी है कि हम अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए डिजिटल जो एजुकेशन है उसका कैसे उपयोग करें, ताकि शिक्षा व्यवस्था में जो भी प्रगति और प्रसार होना चाहिए वो रुके ना। अब आजकल आप नया देखेंगे, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि आपको शायद टच करने की भी जरूरत ना पड़े, 3D में चल रहा है सब कुछ। आप जस्ट अपना हाथ या उंगली मूव कीजिए और चीज़ें आपके सामने वर्चुअल स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, हमको अपने आप को रिलेवेंट रखना है और इसका यूज़ करना है। खासकर जो इंडियन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, भारतीय जो लैंग्वेजेस, भाषा और साहित्य है, इसको भी टेक्नोलॉजी के साथ रिलेवेंट रखना चाहिए हमको। उस प्रयास में जितने भी अध्यापक गण इससे जुड़े हुए हैं, जितने भी फैकल्टी जुड़े हुए हैं, अब उन सबके कंधों पे जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं, स्टेप्स हैं टेक्नोलॉजी के, इसके साथ कैसे जुड़ें, और अपने जो भी शोध विषय हैं या पढ़ाने और पढ़ने की जो भी प्रक्रिया है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। इसमें एक चीज़ और सामने आएगी, आप देखेंगे कि जो 20 साल पहले की जनरेशन थी और जो आज की जनरेशन है और जो 20 साल बाद आने वाली जनरेशन है, समय के साथ जो उनकी रिक्वायरमेंट है और डिमांड है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यदि हम ये बोलें कि हमने तो 40 साल पहले ऐसे पढ़ाई की थी, लेकिन वो आज जो रिलेवेंट नहीं है, हमको अपना माइंडसेट और अप्रोच दोनों चेंज करना पड़ेगा और इन तकनीकियों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है, इंटरनेट का यूज हो रहा है। यदि इंटरनेट का यूज भी देखें तो भारत में अभी करीब जो भी डेटा है 54% के आसपास लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं भारत में, और अमेरिका और चाइना में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 60-70-73% ऐसे ही है। तो हम बहुत पीछे नहीं हैं इसमें, हालांकि इसमें काम करने की ज़रूरत है और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यदि एक कंप्यूटर भाषा की भी हम बात करें तो आप सबको मालूम ही होगा कि जो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज, संस्कृत से कितना उसका लिंक है, कितना रिलेवेंस है। संस्कृत को लेके कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की जाती है और फिर बाद में इंग्लिश में आ जाती है। तो जब संस्कृत से कंप्यूटर लैंग्वेज
का विकास हो सकता है और चीज़ें इंग्लिश में आ सकती हैं, तो वही चीज़ें भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं आ सकती? इंग्लिश के बजाय वो वहाँ से कंप्यूटर लैंग्वेज हिंदी या बाकी भाषाओं में क्यों नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती हैं। यही है कि हम अपना योगदान दें और उस स्तर पे पहुँचें ताकि उसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी उसी लेवल पे उपलब्ध कराया जाए सबको। आज स्थिति ये है कि समय, ईज और उपलब्धता, ये तीनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि बच्चे क्लास में पढ़ना भी चाहते हैं तो उनका भी ये एक्सपेक्ट रहता है कि हमको कैसी ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएं। जब हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं 40 मिनट या 1 घंटे में, अभी जो तकनीकी माध्यम से आप पावर पॉइंट या वीडियो लेक्चर के थ्रू जो पढ़ाते हैं उसमें जो इनरिचनेस ऑफ कंटेंट होता है उसका बहुत डिफरेंस आ जाता है। आप ब्लैक बोर्ड पे शायद उतनी चीज़ें न पढ़ा पाएँ जितना कि आप पावर पॉइंट के थ्रू मटेरियल आप डिलीवर कर देते हैं उतने ही टाइम में। तो जो डिमांड है उसमें टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है और हम उसका कैसे उपयोग करें, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और ख़ासकर अभी भारत में जो यूथ की संख्या है वो भी 40 करोड़ के आसपास है। तो 40 करोड़ यूथ को टीचिंग, लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है हम इस माध्यम से कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, ये आगे फ्यूचर में बहुत ही इसका रिलेवेंस होने जा रहा है। तो ये वर्कशॉप बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस व्यू से। आजकल इनोवेशन हर फील्ड में चल रहा है, तो हमारा मानना ये है कि भारतीय भाषाओं को टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, इसमें आप सभी का योगदान इनोवेशन के दृष्टि से होना चाहिए। जो भी टूल्स टेक्निक्स डेवलप हो वो कैसे इजीली एक्सेसिबल हो सबको थ्रू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। और अभी जो चैलेंज है हमारे सामने, एक साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी हमारी जो एक शिक्षा व्यवस्था है इन चीज़ों को लेके कैसे उसके साथ जुड़ती है, उसका रिलेवेंस भी हमको साथ में देखना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं जेएनयू की तरफ से। और मेरा विश्वास है कि यह वर्कशॉप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और जो भी इसमें डिस्कशंस होंगे उससे जो भी आपकी स्ट्रेटजी बनती है वह आगे भारतीय भाषाओं को टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पे कुछ शब्द बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इन शब्दों से मुझे यकीन है कि सर जो नहीं सिर्फ 40 करोड़ युवा वर्ग को प्रेरणा मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ और भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सीखने और कुछ नया इजाद करने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर सैयद अनुल हसन सर को, जो कि हमारे स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज के डीन है, अपने विशिष्ट वक्तव्य के लिए। प्लीज सर। प्रोफेसर सैयद अनुल हसन सर। Yes. Can you hear me? Yes, sir. Over to you, sir. First of all, I'm delighted to be in the midst of the scholars and teachers, particularly Professor Rana Pratap Singh, rector, and he pointed out certain, advantages of online education, and I do agree with him. And
Of course, first of all, I say a word of thanks to Professor Om Prakash Singh, Chairperson CIL, and the organizer, Dr. Ganga Sahai, Dr. Sandesa Rupaya, participants from India and abroad, ladies and gentlemen. Now, with a little background, I would like to say a few words, which will be to the point, mainly about online education, online teaching. You know that in a normal setup of human society, aims and objectives of life differ from person to person, individual to individual, and family to family. But you see, as we witness today, there are certain occurrences when every stakeholder of the planet Earth wanders in search of help from each other for the purpose of peaceful and secure life. Now, how to lead a peaceful and secure life? The pandemic situation today is testimony, and it was very well pointed out by Professor Rana Pratap Singh that this is the opportunity, in fact, that man's helplessness and feeling of insecurity against horrifying challenges that that have disturbed individuals and societies both at the same time. And similarly, however much we tend to believe in the remedial measures, the amount of uncertainty grows further. And at times, one earns nothing but anxiousness and anxieties. I, at times, quarantined myself for 7 days, for 14 days, and I know the anxieties. But the best thing is that a large chunk of populace, in spite of many obligations and heavy losses today, doesn't wish to give up the quest for breathing in a clean and pleasant environment. And such is the natural instinct of man and gift of being part of the entire ecosystem. Today we are concerned not only as an individual, as a protector of self, because there are selfish motives involved, rather as a proposer of collective wisdom to save lives of millions and millions of brothers and sisters who have been trapped under a prolonged misfortune. All of us are worried about the future of our generations. For example, a head of the family is perturbed with this situation around him and trying hard to fetch daily bread for the dear ones. A businessman is mobilizing his strength to restart the vehicle of demand and supply. And similarly, a teacher is exploring the possibility of disseminating knowledge among the students. We are basically teachers, and we have to deal with teaching and research and how to go about it. And as a result of such efforts, what we have witnessed during the course of time, options have been proposed in order to deal with the current situation and overcome the present impasse. I know challenges are enormous, and similarly, yet the solutions are adequate. Now, the physical mode of teaching with pen and paper today can only be shown on paper. You know what I am trying to say. The question is tougher,
as to how the damage can be controlled. Damage, I'm talking about the damage, how to control the damage. Damage is already done. And in the absence of libraries and laboratories, knowledge seekers are to be brought out of the lockdown of studies. Now the question is, are we well equipped to switch over to online mode of teaching? It's a big question. And as pointed out by Dr. Meena, that it is not complete switch over from one mode to another mode. We are living in a high-tech era and have left behind the age of post and telegraph system of communication. Professor Rana Pratap Singh already pointed out, you see, how we started with the slate and then the pen and the shapes of, different shapes of pen, you see, and today the digital one. But truly speaking, the issue of growing population and density of demand has still not been resolved. There are students in remote areas, say, not well connected to the internet and other facilities. There are many other difficulties, particularly in remote part of India, where people are craving for basic amenities. And having said this, nobody can deny that majority of school and college goers are slowly and gradually moving towards non-traditional system of acquiring knowledge. You know, in a household, in my house also, I have seen kids of say 3 and 4 years. They are happy with a mobile set, and all the time, whether they are understanding or not, they are playing with this machine. And I'm confident that the new education policy, which has been placed just a few days back, would definitely look into the advantages and disadvantages of the proposed management and would be able to deliver goods to all. There are certain advantages, as earlier also I pointed out about the online teaching. And one is very, very pertinent, that we have heard a lot about globalization, which is mainly about trade considerations. But this is the best opportunity to start a dialogue of civilization as a bigger canvas. Now, why should we involve only our students, our Indian students? Why not the foreign students? Now, there are many foreign students today. They are craving for a degree, and they are not able to come back to our campuses. Second very important point is that combining, rather a combined effort of collaborations with other nations. This is the opportunity. This will reduce the trust deficit and pave way for better understanding with each other. There is a proverbial expression that if you trust someone, even a stranger will become your closest friend. Otherwise, in the absence of trust, closest friend would turn your biggest enemy. And third very important point is that exchange of thoughts and ideas. We have to evolve a device on the basis of which we can really, in virtual situation, we can exchange our ideas. And one more point is important. With the same collaborative efforts with other institutions across the world, we can build up infrastructure with high-speed connectivity. Now, campuses can be connected. And there are certain disadvantages also. I have already spoken earlier, but some other points I would like to add. You might not be able to cope with the standard
already maintained by others. And as a result, but you have to do certain comparisons also. There is a possibility of you're not being heard by your counterparts. The second important is conflict of resolution, mainly on account of basic socio-cultural understanding. But I am told that now people are craving to know more about Indian culture. And why not? Through various devices, let us export our culture and show the strength of our culture. And similarly, third point is political interference. Political interference is always by a vicious circle. And then there are misrepresentations of facts and figures. Let us not allow, let us equip ourselves, let us put our foot down to express ourselves and represent ourselves, and a true representation. But there is a danger, that is the plagiarized form of repetition and reproduction without a model code of conduct. We have to lay down the code of conduct also, because any recorded thing can be reproduced, and then the person can be, you can catch hold of the person through his scholars. But you see, when there is something verbal, you cannot. And last but not the least, the most important aspect of teacher and taught relationship today is honesty. It's always honesty. And self-introspection is key to success. Let us introspect ourselves. To what extent we have achieved our target. And the best thing is honesty. Honesty in letter and spirit, both. So that the purpose of education is not diluted. Whatever the mode of education is adopted, one should remain alert in order to remove contamination. And this is what we see, that it will definitely produce good result. And now I wish that this webinar would become a landmark in order to go beyond the horizons and switching over to another mode of education. Thank you. Thank you very much, sir, for your enlightened words. Actually, थोड़े से शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया. आपने मोटिवेट करने के लिए सभी जो प्रतिभागी हैं उनके लिए जो शिक्षा का उद्देश्य है, आज के वक्त में क्या इसकी ज़रूरत है और किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और सहज रूप से सभी लोगों को बताया. धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर जुड़ने के लिए और आपके विशिष्ट वक्तव्य के लिए. अभी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष चेयरपर्सन प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सर. सर उनको हम स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं. सर आपको आपका माइक अनम्यूट करना होगा. आपके सामने एक मैसेज आ रहा होगा, उसको क्लिक करना होगा सर. जी अभी आपकी आवाज आ रही है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलदेशिक प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह जी, भाषा संस्थान के डीन प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन जी, प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी, डॉक्टर गंगा सहाय मीणा, आयोजन समिति के सदस्यगण और इस वर्कशॉप में दूर दराज और स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण, आप सबको मेरा नमस्कार. मैं
भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से, भाषा संस्थान की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है इस वर्कशॉप से जुड़ने के लिए। और ऑनलाइन टीचिंग की जो तकनीक है उसकी सुरक्षा, कैसे हम किस तकनीक का इस्तेमाल करें और कैसे इस तकनीक को और अधिक सुरक्षित बनाएं। मित्रों, ये बात हो रही है और हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमारी शिक्षा ही नहीं, पूरा जीवन प्रभावित है। ऑनलाइन शिक्षण के विषय में काफी पहले से सोचा जा रहा था। विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, स्कूल स्तर पर इसके लिए कुछ प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन कोविड-19 ने हमें एक ऐसा अवसर मुहैया कराया कि जो लोग इस तकनीक से परिचित नहीं थे, हमारे जैसे लोग थे, उन्हें भी इस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। ये जरूर है कि तकनीक का इस्तेमाल करने में हमें कोई ऐसी स्थिति में हम है या हमें कोई इस तरह का हुनर नहीं मालूम है कि हम इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सकें। जो मूल सवाल उठता है, हमें लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए कि अब तक संचार माध्यमों को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब तक संचार माध्यमों का उपयोग हम समाचार के लिए करते थे। देश विदेश और जगहों में क्या हो रहा है, इसकी सूचना हम इस माध्यम से प्राप्त करते थे। अब यह माध्यम सूचना देने वाला ही केवल माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि इसके माध्यम से हम ज्ञान देने का भी प्रयास कर रहे हैं। दो चीजें यहां क्लियर हैं और ये करना चाहिए हमें कि सूचना पहुंचाना तो बहुत आसान काम है और बहुत आसानी से हम सूचना पहुंचा सकते हैं, लेकिन ज्ञान देने की जब बात है, विषय विशेषज्ञ बनाने की जब बात है, एमए लेवल के क्लासरूम सिचुएशन में स्टूडेंट्स को ले जाने की बात है, तो हमें इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हम इस समय जो जाने अनजाने इसका उपयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने उपयोग न करते हुए हम इसको अच्छी तरह से जानबूझ करके इसका इस्तेमाल करें, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को ज्यादातर लोगों के पास तक पहुंचा सकें। एक प्रश्न खड़ा होता है कि यह ऑनलाइन टीचिंग जो आज की अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है, इस ऑनलाइन टीचिंग का अगला स्वरूप क्या होगा?
हम कोविड से मुक्त होंगे, हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय खुलेंगे। जिस परंपरागत शिक्षण की बात हो रही है, हम उस परंपरागत शिक्षण से भी जुड़ेंगे। क्लासरूम सिचुएशन से मेरा मतलब है। लेकिन उन सभी स्थितियों से जुड़ने के बाद भी ऑनलाइन टीचिंग का महत्व किस तरह से बना रहेगा और यह ऑनलाइन टीचिंग हमारे लिए कैसे प्रभावी होगी, इस पर विचार करने की बात है, इस पर सोचने की बात है। विश्व में जिस तरह का उथल पुथल चल रहा है और जो स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए ये लग रहा है कि भविष्य में भी हमें ऑनलाइन टीचिंग का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। और अगर भरपूर इस्तेमाल करना होगा तो हमें इस तकनीक को और अधिक समृद्ध करना होगा। मित्रों, मैं इस तकनीक से परिचित नहीं हूं, लेकिन अपना अनुभव आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं कि इस समय जो हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, उसमें लगभग 80% विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं, वे ऑनलाइन हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अच्छा, ये जो 80% विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ये भी ज्यादातर हॉटस्पॉट या अन्य माध्यमों से जुड़ जाते हैं। एक माध्यम हमारे लिए मोबाइल बना हुआ है, जिसमें जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध है, हमें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और विद्यार्थियों से जुड़ रहे हैं। अगर हमें इस तकनीक को और आगे ले जाना है, तो कहीं न कहीं तकनीकी रूप से हमें समृद्ध होने की भी जरूरत है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये माध्यम तो सबके पास होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट की एक्सेस भी पूरे देश में अगर मिलेगी, तब हमें सफलता और अधिक मिलेगी। और हमें उन पर विचार करना होगा कि किस तरह से हम इस तकनीक का विस्तार कर सकते हैं। अभी तक देखिए, हम जिस स्थिति में है, उसमें हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी ऑनलाइन टीचिंग के पहले पड़ाव पर हम हैं। मैं विज्ञान की बात नहीं करता, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान की बात नहीं करता, लेकिन मानविकी में कम से कम जो स्थिति बनी हुई है, उसमें तो अभी बहुत अधिक सुधार करने की गुंजाइश है। हम लोग पढ़ा रहे हैं, मोबाइल के जरिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा का यह उपलब्धि सोचनी होगी, बच्चों की पहुंच तक सूचना क्रांति के इस जमाने में उनकी पहुंच में ले आना होगा चीजों को। और इसके बाद भी अगर जो चीजें हमारे पास रह जा रही है, जब तक हम पहुंच नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं, तब तक हमें उसके लिए कोई न कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसा अख्तियार करना पड़ेगा, कोई रास्ता ऐसा अख्तियार करना पड़ेगा जिसके माध्यम से चल करके हम उन बच्चों तक पहुंच सके जो आज ऑनलाइन पहुंच से दूर है। एक और बात, इस तकनीक का विस्तार केवल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक ही नहीं,
इस तकनीक का विस्तार स्कूल एजुकेशन में भी हो रहा है। सब जगह पर जो एक प्रक्रिया मैंने शुरू में बात की कि सूचना क्रांति एक चीज है, ज्ञान देना दूसरी चीज है। या सूचनाओं को कैसे ज्ञान में कन्वर्ट किया जाता है और उसके क्या प्रोसेस होते हैं, इस पर भी हमें विचार करना होगा। और यह विचार करते हुए यह देखना होगा कि इस प्रोसेस में ले जाने के लिए हमें ऑनलाइन शिक्षण की तकनीक में कितना विस्तार करना पड़ेगा, कितनी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। मुझे हर्ष है कि आज तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं भी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस कार्य में जुड़ी हुई हैं, कर रही हैं। यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सब के माध्यम से भी हमें एक मॉडल मिल रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे यहाँ जहां की ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, लेकिन इस ऑनलाइन टीचिंग की तकनीक पर विचार करना ये थोड़ा मुश्किल हम लोगों के लिए था। इस मुश्किल काम को आप लोगों ने इस कार्यशाला के माध्यम से आसान बनाया, हमारी पहुंच सुनिश्चित की। इस कार्यशाला से हम कुछ सीख सकेंगे, ऑनलाइन टीचिंग को और अधिक जगहों तक पहुंचा सकेंगे। तकनीक और सुरक्षा पर बात होने के साथ साथ इन चीजों पर भी बात होनी चाहिए कि हम इस तकनीक को कैसे इंप्रूव कर सकें। मित्रों, गंगा सहाय मीना ने भारतीय भाषा केंद्र की ओर से इसकी तरफ कदम बढ़ाया है, इस कार्य की तरफ। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने, आयोजक मंडल ने भारतीय भाषा केंद्र के जरिए अपना कार्यक्रम संपन्न कराया, हम आपके भी आभारी हैं। और पूरी तरह से इस विश्वास में हैं कि आप लोगों के 4 दिनों की बातचीत के माध्यम से हमें कुछ ऐसा मिल सकेगा जिसमें हम अपने आप को इंप्रूव कर सकेंगे। और जाहिर है कि अगर हम और आप इंप्रूव होंगे, तकनीक इंप्रूव होगी, तो हमारा जो लक्ष्य है, जहां तक हमें पहुंचना है, वह जरूर इंप्रूव करेगा। हमारा माध्यम जरूर से बदलेगा और हम इस दिशा में कुछ निश्चित कर पाएंगे, कुछ अधिक कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आयोजक मंडल को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास करता हूं कि यह कार्यशाला हमें ऑनलाइन टीचिंग के नए नए आयामों को खोलने में मदद करेगी और हम अपने कार्य में कुछ अधिक सफल हो सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह साहब। आपने बिल्कुल सही कहा, तकनीक हमें इस तरह की भी खोजनी होगी जिससे कि जो जहाँ भी मुश्किलें हैं और जहाँ भी कठिनाइयाँ हैं वहाँ पर हम काम कर सकें। तो आज की कार्यशाला में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से बिना इंटरनेट के भी ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है, उस तकनीक के बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी। अभी यहाँ धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपके स्वागत वक्तव्य के लिए। अभी धन्यवाद ज्ञापन और प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी। आदरणीय रेक्टर साहब, डीन साहब, चेयरपर्सन साहब, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और आयोजकों की तरफ से कि आपने अपने आशीर्वाद से, अपने प्रोत्साहन से इस कार्यशाला में एक नई ऊर्जा भर दी है। अब हम निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को आगे ले जा सकते हैं। और अगर प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत है। मैं इसमें तकनीक में थोड़ा अभी कम हूँ। संदेशा जी आप बताएंगे, शायद वो अभी नहीं जुड़ पाए, वो समापन वक्तव्य देंगे। उनका स्वागत है और धन्यवाद। और साथ में मैं प्रोफेसर शानदार अहमद साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने
हमें इसके लिए मार्गदर्शन किया और हमारी मदद की। प्रोफेसर शानदार अहमद स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज के डीन है जेएनयू में। मैं साथ में स्वागत करता हूं डॉक्टर भव्या सिंह, जो गब्रियाली जी के साथ में अमेरिका से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। वो उनके प्रस्तुति में सहयोग करेंगी। इस पहले सत्र को मेरे ख्याल से हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी विशिष्ट वक्ताओं का तहे दिल से आभार और सभी नए जुड़ने वाले प्रतिभागियों का स्वागत। अब मैं डॉक्टर संदेशा जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रोफेसर गब्रिएला जी को इंट्रोड्यूस करें, उनका परिचय दें और उन्हें आमंत्रित करें उनके वक्तव्य के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर संदेशा जी। जी धन्यवाद सर। अभी मैं प्रोफेसर गैब्रिएला के बारे में बताने वाली हूँ, उनका परिचय देने वाली हूँ आप सबको। डॉक्टर गैब्रिएला निकोलेवा क्लिनिकल प्रोफेसर हैं, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों की संयोजिका भी हैं। हिंदी भाषा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय साहित्य और आधुनिक दक्षिण एशिया का साहित्य भी